नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। संसद के जो विशेष सत्र था, इसमें आखिरी दिन रात में जो हुआ, उससे जो सभ्य समाज के लोग हैं अभी उबर नहीं पाए हैं और एक सेटबैक जैसा है, सदमा जैसा है। कई साथी जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने कहा, पर्सनली फ़ोन करके कहा कि बड़ी निराशा हो रही है, किस समाज में हम हैं, कहाँ लेके हम जा रहे हैं देश को, हमारे देश का आगे क्या होने वाला है। हम प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें कई लोगों ने बाहर से, जो दुनिया के बाहर दूसरे हिस्सों में हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ लोग पूछ रहे हैं कि आपके देश में क्या हो रहा है, क्या जवाब दें। बिल्कुल दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, विडंबनापूर्ण है। लेकिन मैंने कहा, सबसे कहा और विदेश में जो रह रहे हैं उनसे भी कहा कि ये कहिए, ये गांधी का देश है। गांधी जो है, जब हमारा देश गुलाम था तो गांधी ने रास्ता दिखाया था देश के लोगों को, और देश के क्या दुनिया भर के लोग जो है गांधी से रास्ता पा रहे हैं। चाहे मार्टिन किंग लूथर हो, अमेरिका हो, या साउथ अफ्रीका हो, नेल्सन मंडेला, आज भी लोग जो है गांधी से ऊर्जा पा रहे हैं। और हम गांधी के देश के लोग हताश नहीं होने वाले, निराश नहीं होने वाले। और देखिए, दूसरे दिन शाम में राहुल गांधी जब गए दानिश अली से मिलने के लिए, तो माहौल एक बदलने लगा और माहौल में एक समझ में आने लगा कि जो वो करना चाह रहे हैं वही नहीं होगा, और होगा वही जो हम सभ्य समाज के लोग करना चाहते हैं, जिस तरह का हम समाज बनाना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो तय करनी पड़ेगी कि अब हमको चुप रहने का समय नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि सामने वाला जो है बदमाश है या सामने वाला जो है लफंगाई कर रहा है तो हम चुप रहे, कौन मुंह लगे उसके, तो मुझे लगता है ये चुप्पी ही जो है हमें यहाँ तक ले आई। गांधी ने जो है हथियार उठाने नहीं कहा था, अहिंसा का जो है रास्ता दिखलाया था, लेकिन गांधी ने ये नहीं कहा था कि आप चुप बैठ जाइए। गांधी ने लगातार कहा था कि आपको सतत सत्य की ओर बढ़ते रहना होगा, और सत्य के लिए अगर जान भी देनी पड़ती है तो दे दीजिए। तो आज हमारे साथ है शिवा असलम फहमी, वरिष्ठ पत्रकार है। मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं पहले। शिवा जी नमस्कार। और ये जो है हेडलाइन प्लस की एडिटर रही हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, और कई सारे जो चैनल हैं, डिजिटल चैनल हो या ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, और लिखने पढ़ने वाली महिला हैं, लगातार जो है अपनी बात रख रही हैं और बड़ी बेबाकी से रखती हैं। आज पहली बार हमारे चैनल पे आई हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका शिवा जी। ये बतलाइए कि जो हुआ उस दिन संसद में, क्या जो प्रधानमंत्री ने कहा था नए संसद भवन के उद्घाटन करते हुए, या जो नए संसद भवन में जब प्रवेश लिया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें इस गरिमा का, इस संसद भवन की गरिमा का ध्यान रखना है, और लगा था कि सब बदला बदला है। जो बीजेपी जिस तरह से मूव करती रही, जिस तरह से कांग्रेस पे हमला करती रही है, जिस तरह से पिछले संसद में होता रहा, शायद वो नहीं होगा। कम से कम मुझे भी ऐसा लग रहा था। ये जो हुआ, क्या इस बात का अंदेशा था किसी को? बहुत शुक्रिया धनंजय साहब, और द नागरिक के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जब ये ताज़ी ताज़ी घटना थी और कल सुबह जब हम लोग जगे और ये पता चला कि ये हुआ है, तो ये लगा था कि ये अचानक हो गया, बिल्कुल इसकी किसी तरह की तैयारी नहीं थी। लेकिन अब जब आप उसको ज़्यादा करीब से देखते हैं, तो सबसे बुनियादी बात ये नज़र आती है कि बिना किसी प्रोवोकेशन के हुआ था ये। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा प्रोवोकेशन हो, ट्रेजरी बेंच के सांसद कुछ कहना चाह रहे हो, उन्हें कहने ना दिया जा रहा हो, या किसी तरह की कोई अराजकता का माहौल हो, या पहले से कुछ मुआचाई चल रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। एक बहुत सामान्य से लेन-देन चल रहा था आपस में, आर्गुमेंट्स का, और उसमें ये अचानक इतना बड़ा ये हो गया, इतने अपशब्द कहे गए, और उसी सांस में अधीर रंजन चौधरी साहब को अधीर रंजन जी कहा जा रहा था, लेकिन एक मुसलमान सांसद को गाली दी जा रही थी, और मुसलमान सांसद को निजी गाली के अलावा उसके पूरे पहचान को, जिस समाज से वो आता है उस पहचान को गाली दी जा रही थी। तो आतंकवादी कहना और बाकी के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो उसकी पहचान पर थे, यानी सभी मुसलमानों पर थे। तो अब मुझे ये लगता है कि ये मासूमियत छोड़नी पड़ेगी कि वो एक बेहुदा और गाली गलौज करने वाला
इंसान है इसलिए उसने ये कह दिया। बहुत से लोगों को ऐसे मामले में डर्टी जॉब्स के ही लिए रखा जाता है। उनका काम ही यही होता है कि सबके कपड़े ना मैले हों और सबकी जबान ना मैली हो। तो हम एक आदमी या दो आदमी या तीन आदमी को इस तरह के काम में लगाएंगे और उसके बाद बाकी लोग पुचकारेंगे, भर्त्सना करेंगे, बहुत अफसोस है, हम क्या करें, उनको ये नहीं कहना चाहिए था, ये वाली। लेकिन कॉमन पार्लेंस में उन्होंने ये जुमले डाल दिए और ये भी बता दिया कि ये संसद में हो सकता है और संसद में भी हम ये बदतमीजी कर सकते हैं। आपको याद होगा इससे पहले भारी बदतमीजी 2016 में या 17 में मायावती के साथ की थी स्मृति ईरानी ने। इससे पहले तक संसद में हम लोग जिस तरह के आदान प्रदान के लिए तैयार हैं उसमें महिलाओं का नहीं होता था। लेकिन रोहित वोमिला मामले पर, जो रोहित वोमिला की आत्महत्या का जो मामला था, उसमें जो एक खास तरह की बदतमीजी मैडम ने की थी, स्मृति ईरानी ने की थी, उसके बाद भी हम अवाक रह गए थे कि ये भी हो सकता है। और क्योंकि मायावती हमेशा हमें दलित नेत्री के तौर पे सामने रही हैं, तो हम लोग एक खास तरह की इज्जत उनके साथ जोड़े रखते कि नहीं, ये देखिए ये बहुत सालों बाद हमारे बीच दलित नेता आए हैं और खासकर दलित नेत्री एक उभरी हैं, तो उसका लिहाज करते हैं। तो ये एक ट्रेजेक्ट्री है कि वो सीमा रेखा लांग दो, एक बार लांग दो, उसके बाद तो होता ही रहेगा, फिर वो कॉमन ऑर्डिनरी बात हो जाती है, कॉमन बात हो जाती है, सामान्य सी घटना, ऐसा तो होता ही है वाला बात। तो मुझे ये लगता है कि ये इतना मासूमाना नहीं है, ये जोश और जुनून में नहीं हो गया है, इसके पीछे एक डिजाइन है, इसके पीछे एक टाइमिंग है। टाइमिंग क्या है वो भी आप देख लीजिए कि सत्र समाप्त हो रहा है। अगर संसद भवन के अंदर कोई किसी भी तरह की कार्रवाई, लीगल कार्रवाई या चेयर को कोई कार्रवाई करनी है, तो वो कार्रवाई के लिए भी अब कोई गुंजाइश नहीं। तो ये सारे चीजें देख करके, सैटरडे संडे है, ये है वो है, जैसे देखते हैं मुसलमानों के यहाँ जब भी बुलडोजर वगैरह चलते हैं या कुछ इस तरह की ओवर द बोर्ड जा करके जब कोई घटना घटती है ना, तो हमेशा सैटरडे संडे बीच में होता है कि ना बेल ले सके, ना किसी भी तरह का लीगल रेमेडी ले सके, ना कोर्ट के दरवाजे खटखटा सके। ये सब देखते हैं, ये हम जानते हैं। तो सैटरडे संडे से ठीक पहले वाला जो एक होता है या सत्र खत्म हो रहा है, ये सब मिला करके अब आप इसको देखिए और फिर हम इसको अनपैक करते रहेंगे आगे। नहीं, लेकिन जो संसद के भीतर जो होता है उस पे हम आम इंसानों के साथ, हम आम नागरिकों के साथ जो कोर्ट जिस तरह से इंटरफेयर करता है वहां पे नहीं किया जा सकता है। वहां पे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वही क्या कार्रवाई करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और वो कार्रवाई के लिए उन्होंने पत्र लिखा है दानिश अली ने, वो लीगल एस्पेक्ट तो अलग है। लेकिन एक जो भावनात्मक स्तर पर जो चोट लगी, और मैं मानता हूं ये केवल दानिश अली को नहीं लगी है चोट, ये केवल मुस्लिम समाज को नहीं लगी है चोट, ये पूरे भारतीय समाज को लगी है, जो लोकतंत्र पसंद करते हैं, जो हम एक दूसरे का सम्मान करना पसंद करते हैं। तो ये एक सेकंड, कहाँ से बात? हाँ, तो इस तरह की जो चीजें हुई है उससे सब आहत है। लेकिन मैं आपसे एक खास जानना चाहता हूं, क्योंकि ये टारगेटेड है, मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया, और ये दानिश अली टारगेटेड नहीं है, केवल दानिश अली को गाली केवल नहीं है, ये गाली जो है पूरे उस समाज को है, उस समुदाय को है, उस संप्रदाय को है जिस संप्रदाय समाज से दानिश अली आते हैं, और वो समाज है मुस्लिम समाज। और एक जो पिछले कुछ वर्षों से मुसलमानों के खिलाफ जो एक जहर बोया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, उसी का एक्सटेंशन लगता है। तो क्या मुस्लिम समाज में वाकई बहुत भय बढ़ गया है परसों जो घटना हुई जिसको लेकर, या मुस्लिम समाज को लग रहा है कि अब जो है अति हो गई है, अब हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा? धनंजय साहब, कुछ कुछ सब कुछ है इसमें। देखिए, थोड़ा सा भय कि अगर एक सांसद संसद के अंदर इस तरह का अटैक झेल सकता है तो बाहर कुछ भी हो सकता है, और ये दोनों तरफ होता है। जो करता है उसकी भी हिम्मत खुलती है, और जो बर्दाश्त करता है उसका एक खौफ और उसकी निराशा बढ़ती है। एक बात यह है कि देखिए, जैसे अब आप एक उदाहरण में देती हूँ,
पाकिस्तान में अगर हिंदू समाज के साथ या सिख ईसाई समाज के साथ या सिख समाज जो वहाँ की अकलियतें, अगर उनके साथ किसी तरह का हमला होता है, तो यहाँ से बैठ करके हम लोगों को क्या लगता है, हमें लगता है ये वहाँ के बहुसंख्यक मुसलमान क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, क्यों ये होने दे रहे हैं, कैसे वो बर्दाश्त कर रहे हैं, जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है वो क्यों नहीं आगे आ रही है। हम कभी नहीं उम्मीद करते कि वहाँ के हिंदू ही खड़े हो और अपनी जान की बाजी लगा करके अपनी रक्षा करें वहाँ के मौलाना और जो वहाँ के कट्टरपंथी तत्व हैं उनसे। हम कभी ये उम्मीद नहीं करते। जब वहाँ के शिया, वहाँ के अहमदिया, वहाँ के सिख या ईसाई या हिंदू के साथ कुछ होता है तो हमें गुस्सा आता है, हमें उम्मीद रहती है कि वहाँ का बहुसंख्यक मुस्लिम समाज कुछ करे। हम ये कमजोर को फर्दर विक्टिमाइज करने की जो हरकत होती है कि आप ही, तो वो हम वो उम्मीद नहीं करते। हम वहाँ चाहते हैं, बल्कि हम यहाँ तक चाहते हैं कि हम यहाँ से बोल पड़े। हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो सिर्फ एक देश का मसला नहीं है, वो यूनाइटेड नेशंस का एक, हम उसमें सिग्नेटरी हैं, शुरुआती सिग्नेटरी हैं। वो आप दूसरे मुल्कों में जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं तो आप बात करते हैं, बोलते हैं। तो ये जो बात है कि इस तरह का जब जारहाना हमला अक़लियतों पर होता है, तो अक़लियतों से ज़्यादा जिनके पास ताकत है, जो जिनके नाम पर ये हो रहा है, उनका काम है। साउथ दिल्ली की जनता जो चुन के उन्हें भेजती है, इस देश का सवर्ण हिंदू समाज जिसके वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस समय, चाहे उनकी जाति गुर्जर ही क्यों ना हो या उनकी पृष्ठभूमि गुर्जर ही क्यों ना हो, लेकिन वो रिप्रेजेंट जिन लोगों को कर रहे हैं, ये उनका दायित्व है कि वो ये देखें। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, देखिए ये आपके लिए ये आखिरी मरहला है, हमारे लिए ये कहाँ से शुरुआत हम बताएं। घरों में, स्कूलों में, सड़कों में, थानों में, मीडिया पर, सोशल मीडिया जब आया तो उस पर, और अब यहाँ पर। अब आप मुंह नहीं छुपा सकते। आप ये नहीं कह सकते सोशल मीडिया तो है ही टॉक्सिक। आप ये नहीं कह सकते अरे मीडिया तो टीआरपी के लिए करता है। अरे जो सड़क पर जो मस्जिदों में जा करके हर शोभा यात्रा को खत्म करते हैं और वहां जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो फ्रिंज एलिमेंट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पुलिस तो सबके साथ बर्बर है, किसी के मानवाधिकार की रक्षा नहीं करती। ये नहीं कह सकते। अब आपके संसद में हुआ है, ठीक है, तो अब वो सारे जो आप बहाने बना रहे थे वो ना बनाइए। और ये इस लिहाज से बड़ा उपकार किया विदुड़ी ने कि अब इतना इसको एक्सपोज कर दिया है कि अब मुंह नहीं छुप रहा है। और मुंह नहीं छुप रहा है, इसीलिए राहुल गांधी साहब गए, इसीलिए संजय सिंह साहब गए, इसीलिए कुछ आवाजें निकली हैं। आपने देखा है मायावती कभी टस से मस हुई अपनी कोठी से, अपने महल से? आज तक वो किसी पीड़ित के लिए निकली हैं? किसी दलित पीड़िता के लिए जिसका बलात्कार और हत्या कर दी गई, किसी मुसलमान के लिए? देखिए इनके वोट बैंक, अखिलेश यादव आज तक किसी मुसलमान पीड़ित के यहाँ गए हैं? 9% यादव वोट और 19% 20% मुस्लिम वोट से वो राजा बनते हैं, वो भी और उनके पिताजी भी। लेकिन आज तक उठ के कभी किसी मुस्लिम पीड़ित के यहाँ गए हैं ये लोग? तो ये बेगैरत समाज, राजनीतिक समाज है, पॉलिटिकल क्लास है। इसके ये तब बोलता है टीवी पर, जब उन्होंने बंद किया जाना या कुछ एंकरों को तब बैन किया जब उनके ऊपर आ गई। इतने दिनों से वो मुसलमानों को गाली दे रहे थे वही एंकर्स, ए मुल्ले बैठ जा, आतंकवादी, पाकिस्तानी, जिहादी, ये सब कह रहे थे ये लोग। तब कोई भी हमारा नेता नहीं बोला था, कोई भी नहीं बोला था। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों को गाली देने पर एंकरों को किसी ने बाइकआउट किया हो, किसी राजनेता ने बाइकआउट किया हो या किसी प्रवक्ता ने किसी पार्टी के बाइकआउट किया हो। तो ये सब इतना कॉमन है हमारे लिए कि मैं आपसे क्या कहूं। लेकिन अब यही उपकार है विदुड़ी का कि उसने इस मामले को इतना नंगा कर दिया है कि अब आप अपना मुंह छुपाइए, अब आप इसको फेस कीजिए। मुसलमान तो फेस कर ही रहा है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं इधर उधर से बात करके पता लगाने की कि वो सेफ हैं, उनकी बुलिंग तो नहीं हो रही है मजहब के नाम पर, उनके टीचर्स उनसे बदसलूकी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डरे हुए अंदर से, कहीं ऐसा तो नहीं हम ज्यादा पूछेंगे तो वो ज्यादा डर जाएंगे। तो वाया मीडिया, दूसरे तरीकों से, टिफिन किसके साथ खाया, कौन सी मैम तुम्हें सबसे अच्छी लगती, इस तरह से बात करके हम पता लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ स्कूलों में क्या हो रहा है। इस तरह से हम पता लगा रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ, उनके दफ्तरों में, हमारे नौजवानों के साथ या जो सर्विस पेशा हैं उनके साथ दफ्तरों में क्या हो रहा है। किस मौके पर मिठाइयाँ बंटती हैं और जय श्री राम के नारे लगते हैं तो साथ में गोली मारो सालों को के भी नारे तो नहीं लगते हैं। ये जो पूरा डिस्कोर्स है इसको हम दिन रात झेल रहे हैं। इसीलिए विदुड़ी का उपकार रहेगा कि उसने सब कुछ खोल दिया।
आप म्यूट हैं शायद। मैं अगला एक सवाल करूं, ये जिसमें आप भी हैं, आपके आसपास का समाज भी है, और आपने कहा भी कि हम पता करते हैं कि बच्चों के स्कूल में, लोगों के दफ्तरों में क्या हो रहा है। ये भय है, या ये जो है एक पूरा का पूरा जो प्रकरण हुआ है उससे मुस्लिम समाज में भय व्याप्त हो गया है, या उसके भीतर गुस्सा उगला है कि अब बहुत हो गया यार, क्या लग रहा है? देखिए, एक बात ये है कि अभी तक जो हो रहा है ना, वो जैसे लोमड़ी और गीदड़ वाली हरकतें, कि एक प्रिंसिपल अपने चलाने वाले अपने स्कूल के अंदर एक बच्चे को पिटवा रही है, कोई नहीं है वहां उस बच्चे को बचाने वाला, उसके अपराध को रिपोर्ट करने वाला, या 5 बजरंग दल के गुंडे मानू मनेसर टाइप घेर करके 2 मुसलमानों को जिंदा जला रहे हैं, पीट रहे हैं। ये गीदड़ों वाली हरकतें, ये कोई सामने आकर के वो हरकतें नहीं है कि तुम्हें कोई बात बुरी लगी, हमें कोई बात बुरी लगी, हम जा करके बात करेंगे, तुमने ये कैसे कहा, उसमें बात बढ़ जाए, उसमें झगड़ा हो जाए, ये वो वाला मामला नहीं है। ये सारे बिल्कुल जो बुजदिल और काइयां और ऐबी लोग होते हैं, जिनके दिल काले हैं लेकिन हिम्मत नहीं है, तो वो झुंड बना करके जो करते हैं वही है। ये अब क्योंकि वहां पर माइक ऑन था, माइक, देखिए संसद में भी गाली गलौज और बेहूदगी होती रही है, लेकिन माइक ऑन नहीं था, तो अब की बार माइक ऑन था। तो मुसलमान का जहां तक सवाल है, मैं आपसे ये जो बात कर रही हूँ भी, आप देखिएगा नीचे जो कमेंट्स आएंगे, जिहादन, हलाला की पैदाइश, पाकिस्तान चली जाए, ये सब आएगा, शिवाजी, ये मैं सब एक बात आएगा। नहीं, एक बात। मेरा डीएम देखिए, आप इनबॉक्स देखिए मेरा, आप नहीं, मेरा ठीक है, इनबॉक्स बिल्कुल सही देखिए। है, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उसमें इस तरह के कमेंट हम अलाउ नहीं करते, मैंने रोका नहीं है, लेकिन मैंने जब से मैंने ये अपना चैनल शुरू किया है, पहले दिन से मैंने उन लोगों को डांटना दौड़ाना शुरू किया है जो अपशब्द लिखते हैं। वो पर्सनल मुझे गाली दें, राहुल गांधी को गाली दें, मोदी को गाली दें, तमाम तरीके के लोग हैं, लेकिन उन सबको लोग मैंने ऐसे ऑनलाइन मैंने डांटा है। कई लोगों ने हमको कहा कि आप चुप रहिए, आप अपने दर्शक वर्ग खराब कर रहे हैं। हमने कहा मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे इस बात की चिंता है कि मैं जहां बैठा हूं, जिस घर में, जिस जगह पे, वहां पे इस तरह के बदतमीज लोग मुझे चाहिए नहीं। बल्कि मैं वाह, अकेला बैठा हूं, चलूंगा, मैं अपने आप से बात कर लूंगा, मुझे दिक्कत नहीं, दीवारों से बात करना मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसे बदतमीज आदमी मुझे आंखों के सामने दिखने नहीं चाहिए। बात करनी तो बहुत दूर बात है। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये हुआ इसलिए है कि हम चुप रहे, हाँ, हमने लड़ना नहीं सीखा, हमने गलत को गलत कहना नहीं सीखा। हमने कहा जाने दो, ये बदमाश है, कौन इसके मुंह लगे, कौन इसका ये लगे, और उसी का नतीजा हुआ कि ये सर चढ़ा है। मैं शिवाजी गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में हमने देखा है, मैं एक किस्सा भी सुना रहा था अपने एक दोस्त को, कि हमारे गांव में, हमारे गांव के जो चाचा है वो थे, उनका नाम था भूषण। वो क्या करते थे, फट्ठा रखते थे, बांस का जो है, बांस का जो फट्ठा हमारे यहाँ बोलते हैं, फाड़ा हुआ रहता है वो, और वो अपने दुकान, मेडिकल शॉप था वहां, वो बैठते थे और वो फट्ठा रखते थे। और हमारे हिंदू मुसलमान नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ दारू पी करके गाली गलौज होता था उस जमाने में। ये बात कर रहा हूँ 35-40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। वो फट्ठा रखते थे, और जैसे कोई दारू पी के, समझिए आधा लीटर दारू पिया है और 3 लीटर फैल जाता था दारू पीने वाला, तो वो गाली गलौज करते आता था, तो फट्ठा निकालते थे और मारते थे, 4-5 फट्ठा मारते थे, वो गिर जाता था, फिर उसको उठवा के घर भिजवा देते थे। ऐसा उन्होंने किया। फिर ये हो गया था कि गांव में उनकी आहट सुनते ही कोई दारू वाला जो पिया हुआ है वो भी शांत रहता था। तो मैं उस सोसाइटी से आया हुआ, और इसलिए कि उसके घर वाले भी कहते थे ठीक है, ये बउआ इसको मारे, क्योंकि ये दारू पी के आता है, माँ को भी नहीं पहचानता है, बेटी को भी नहीं पहचानता है, पड़ोसी को भी नहीं पहचानता है, पत्नी को भी मारता है। क्योंकि दारू पी के जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं ना, वो किसी को नहीं पहचानते, वो सबको गाली देते हैं। इसलिए हम कम से कम, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे इस पे जो है नहीं आएंगे, मैं आपको दिखलाऊंगा, एक आदमी नहीं दिखाई पड़ेगा। खैर, मैं ये आप जो कह रही है बिल्कुल सही कर रही है, खुलेआम ये सारी चीजें। लेकिन मैं एक ये कहूं कि जो नूह की जो घटना हुई, और नूह में जिस तरह से किसान उठ खड़े हुए, और वहां पे जो दंगाई जो घूम रहे थे सड़क पे खुलेआम, तरह तरह के नारे, बहुत भद्दे नारे, इस तरह के नारे जो है मैंने पर्सनली नहीं सुने थे, जो हमने वीडियो में देखे। पुलिस थाने के बाहर, पुलिस से तो आम लोगों में भय है कि अरे पुलिस वाले आ गए, लेकिन पुलिस थाने के बाहर खड़े होके भीड़ में आप जो है खुलेआम लगा रहे हो नारे, गंदे नारे उसको कहते हैं, गंदे भी नारे नहीं कहें, विभत्स नारे लगा रहे हो आप।
और आपके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन नूह के किसानों ने खड़ा होकर के कहा, धमकाया कि अगर हमारे इलाके में कोई घुसा, कोई मुसलमान को छुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, और नतीजा है कि नूह का दंगा शांत हो गया, नहीं हुआ। तो ये एक उम्मीद के तौर पे दिखता, और दिखता है कि हम सब जब खड़े होंगे तो ये चीजें होंगी नहीं। एक और बात कहना चाहता हूं, ये जो लोग हैं ये केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। गांधी मुसलमान नहीं थे, वो आज 48 भी याद कीजिए, नेहरू भी मुसलमान नहीं थे, आज भी याद कीजिए, आज भी उनके ऊपर गाली फेंकते हैं, कीचड़ उछालते हैं। और जो किसान आंदोलन पे थे 13 महीने, वो भी सब मुसलमान नहीं थे, उसमें भी सब हिंदू थे, उनको आतंकवादी कहा। सिख भी मुसलमान नहीं है, जिनको खालिस्तानी कहते हैं ये। और वो तमाम लोग जो कम्युनिज्म वाले विचारधारा से प्रेरित हैं, वो सब मुसलमान नहीं है, लेकिन उनको अरवल नक्सल कहते हैं। कितना वो, चाहे जो दाभोलकर हो या कलबुर्गी हो या जो भी हो, जिनके साथ किया गया वो मुसलमान नहीं थे, फिर भी किया गया। तो ये जाहिर है कि इनकी लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ केवल नहीं है, इनकी लड़ाई हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है। जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? दूसरे शब्दों में, जो इंसान मुसलमानों से नफरत करने वाले आइडिया को डिनाउंस करता है और कहता है कि ये फिजूल का आइडिया है, ये गलत है, ये उसके भाई गांधी दंगों में जाकर के, दंगों की जगह पर जाकर के उपवास करके अनशन करके बैठ जाते हैं। वो नापसंद करते हैं हिंदू मुस्लिम विवाद को, तो ये उनको बुरे लगते हैं। जो भी इंसान, गौरी लंकेश, पंसारे, कालबुर्गी, दाभोलकर, ये सारे लोग वो लोग थे जो एक डाइवर्स सोसाइटी की कल्पना करते थे, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते थे। देखिए, आरएसएस की जो समस्या है, वो सबसे बुनियादी समस्या यही है कि उनका ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं सिद्धांत, उनका नफरत है। वो सिद्धांत ही नफरत है, और नफरत के बिना वो नहीं। तो नफरत खत्म करने की बात जो भी करेगा, उससे उसे दिक्कत है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ हो। अगर कोई उनको ऐसा हिंदू मुसलमान मिल जाए जो नफरत बढ़ाने की बात करे, जैसे शहजाद पूनावाला है, तो वो उनका चहीता है। कोई भी ऐसा मुसलमान जो नफरत बढ़ाने की बात करे, तो वो उनका चहीता है। वो उसमें ये नहीं देखेंगे कि वो किस बैकग्राउंड से आता है। बुनियादी बात, उनका ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, जिसका जो उनका आधार है, जिस आधार पे वो पैदा हुए, पले बढ़े, बने, वो है नफरत। तो यहाँ एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इस जनता के ने अपने साथ ये गड़बड़ होने दी कि वो पहलवान, मुसलमान, किसान, जवान, इनमें बटी रही। वो उसको ये नहीं पता चला, ये बारी बारी से सबको निपटा रहे हैं, और निपटाने वाले एक ही है। आप ये बताइए, इस देश में कोई सोच सकता था कि हिंदू वर्सेस जाट हो जाएगा? इन्होंने हिंदू वर्सेस जाट कर दिया, इन्होंने हिंदू वर्सेस कुकी कर दिया, इन्होंने हिंदू वर्सेस सिख, हिंदू वर्सेस ईसाई, हिंदू वर्सेस मुसलमान। कौन है जो हिंदू वर्सेस कम्युनिस्ट? आप ये बताइए कि ये लोग हिंदुओं को सबसे खतरा बता रहे हैं और हिंदुओं को खतरे में डाल रहे हैं। और शिवाजी, हिंदुओं के भीतर भी ब्राह्मण वर्सेस चमार वर्सेस दुसाद वर्सेस, ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय, ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय चल रहा है हमारे यूपी में। अच्छा देखिए, मैं यही कह रही हूँ, ये तो हिंदू को सोचना चाहिए। अगर आपको सबका बुरा बनाया जा रहा है और ये फिर आपसे कहा जा रहा है आप खतरे में, भाई आप खतरे में होंगे ही। अगर आपसे अपराध करवाया जाए, हर एक के प्रति अपराध करवाया जा रहा है, आप जाटों के प्रति आपसे अपराध करवाया जा रहा है, मैं तय कुकी के प्रति कर रहा, तो आप ये खुद अकल के नाखून लीजिए भाई। आप खुद तय कीजिए कि क्या आप इस देश समाज में सबके बुरे बन के रहेंगे? क्या आपका दोस्त नहीं होगा कोई? आपको हर एक से खतरा रहेगा। तो आज तो स्थिति यह है कि सिखों को किसने मारा? 2002, 2013 इन सब में मुसलमानों को किसने मारा? जो कंधमाल हुआ उसमें ईसाइयों को किसने मारा? तो ये सबको मारने वाला एक ही जमात है। तो आप और ये करवाइए पार्टनरशिप, क्राइम पार्टनरशिप। मोदी साहब का मॉडल ही यही है कि क्राइम पार्टनरशिप करवा लो, अवाम से क्राइम करवा लो अपने हित के लिए, फिर वो क्रिमिनल अवाम आपको खुद ही बनाए रखने में अपना हित देखेगी। क्यों? वरना आपकी उसकी फाइल खुल जाएगी, जेल चली जाएगी, हथकड़ी लग जाएगी, वरना जिसके साथ अपराध किया है कहीं वो ना हावी हो जाए। ये जो पूरा भय है हिंदुओं के मन में डाला जा रहा है, ये भय पहले उनसे अपराध कराया जाता है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कांवड़, ये वो जो शोभा यात्राएं होती हैं, इन सब में आप गुंडा तत्व पैदा कराते हैं, आप उनसे अपराध कराते हैं, मस्जिदों को जलवाते हैं, गिरजों को, सबको करवाते हैं, और फिर उसके बाद आप कहते हैं अब तुम डरो,
वरना ये लोग आ जाएंगे जिनके ऊपर तुमने अत्याचार किया, जिनके साथ तुमने लिंचिंग की है, जिनको तुमने मारा है, जिनका बलात्कार किया है, जिनके लूटा है तुमने। तो ये हिंदू समाज को समझना पड़ेगा कि आप कहाँ खिलौना बन गए, किसके हाथ का खिलौना बन गए। तो ये हिंदू समाज क्यों खतरे में? अब बताइए, कनाडा में हिंदू खतरे में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू खतरे में हो गया। परसों की खबर है, ऑस्ट्रेलियन अखबार की खबर है, अपने मंदिर को खुद ही तोड़ दिया, डिफेंस कर दिया और रिपोर्ट लिखा दी कि उनके साथ उनका हिंदू फोबिया हो रहा है। तो वहां की जांच एजेंसी ने रिपोर्ट करके दी थी, तो खुद ही करते हैं। जैसे अपने मंदिर में खुद ही गौ मांस डाल करके झगड़ा कराना, ये सारे हरकतें तो यही लोग करवा रहे हैं। तो यहाँ नहीं, भारत से बाहर भी हो रहा है। तो हिंदू समाज को ही समझना पड़ेगा कि आपका दुश्मन कौन है। जो आपको सबका बैरी बना रहा है वो आपका दुश्मन ही है, जो सबको मिलाने की बात कर रहा है वो आपका दुश्मन है। तय कीजिए। बिल्कुल। और नहीं, और शिवा जी ये उदाहरण है। आप जब आजादी, कई लोग कई बार बोलते हैं कि भाई जब धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना, हिंदुओं के लिए अब हिंदुस्तान हिंदुओं का है। लेकिन जो इतिहास पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि गांधी ने रोका था और गांधी ने कहा था, या उनके साथ जो और नेता थे, कि हमको हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए नहीं बनाना है, हमको एक ऐसा देश बनाना है। इवन विवेकानंद की बात आप पढ़िए तो एक ऐसा देश बनाना है जिसमें तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग, तमाम संस्कृतियों के लोग रहेंगे। और इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रोका था लाल किला से खड़ा होकर के मुसलमानों को। और जो मुसलमान चले जा सकते थे, अगर ये होता कि सारे मुसलमान वहां जाओ, और ये भी बात हुई थी, लेकिन सारे हिंदुओं को भी वहां से लाया नहीं गया। और ये बात की जाती है कि गांधी जाना चाह रहे थे कि यहाँ से जितने मुसलमान जो पाकिस्तान से भाग के हिंदू आए हैं पाकिस्तान से भाग के हिंदुस्तान, और जितने मुसलमान यहाँ से भाग के गए हैं पाकिस्तान, उन सब को लेकर के आएंगे। यही तो उनकी तैयारी थी, जिसको खत्म किया। तो हालांकि दोनों तरफ से ये उन्माद जो है एक तरफा तो होता नहीं है, दोनों तरफ से उन्माद होता है। और पॉलिटिकल लोग अपनी भावनाएं भड़काते। मैं बताऊं, मैं जिस इलाके में रहता हूं बम्बई में, शिवाजी 1992 में दंगा हुआ था बम्बई में, मैं यहीं था, बम्बई शहर में था। और मैं रात के 2-2:30 बजे जाता था लौट करके ट्रेन से। उस समय मैं शायद मुझे याद है, जहां तक जनसत्ता में शायद था उस वक्त में, जब बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था। तो कई सारे इलाके हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश बिहार के साथ रहते, कुछ नहीं हुआ। आप वहां जाइए, वैसे ही था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मुझे कभी भय उस तरह के लगा नहीं। घटनाएं हुई, हर तरफ घटनाएं हुई। उस हिंदुओं ने मुसलमानों को मार दिया, मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिया। लेकिन मुझे लगता है वो तमाम घटनाएं जो होती है, कुछ गुंडा किस्म के लोग जो दोनों तरफ है वो करते हैं, और उसको पॉलिटिकल पार्टियां अपने तरीके से सहलाती हैं। लेकिन अगर हम आप जैसे लोग जो दंगा नहीं चाहते हैं, जो आम शहरी जीवन जीना चाहते हैं, आम नागरिक का जीवन चाहते हैं, अगर हम बोलना शुरू करते हैं, मैं मानता हूं कि किसी भी गुंडे के पास 50 से 100 से ज्यादा लोग होते नहीं है। किसी नेता के पास उसके लिए लड़ने वाले मरने वाले 50-100 लोगों से ज्यादा होते नहीं, बाकी भीड़ होती है। अगर ये हम पब्लिक ग्रुप बना लें कि हम 1000 की संख्या में हैं और हम उस दफ्तर को नहीं चलने देंगे जो नफरत फैलाता है, तो नहीं चलेगा। हमारी कमजोरी, मैं मानता हूं, पर्सनली मानता हूं, ये हमारे समाज की, हम सब समाज की कमजोरी है कि हमने चुप रहना सीख लिया। अब मैं जो आपसे मैं सवाल करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से पॉलिटिकल पूरा घटनाक्रम हो रहा है, उस घटनाक्रम में राहुल गांधी को मैं भी बहुत बड़ा शिकार मानता हूं। राहुल गांधी, मैं अक्सर कहता हूं प्रोग्राम्स में कि जितनी गालियां इस देश में राहुल गांधी को पड़ी है, उतनी किसी को नहीं पड़ी। संसद में आप देख रहे हैं कि लगातार संसद में जो बहस हो रही है, चाहे वो कश्मीर पे बात हो, चाहे वो मणिपुर पे बात हो, चाहे वो जो है महिला आरक्षण पे बात हो, तमाम बातों में वो जो निशिकांत दुबे से शुरू होता है, वो जो है स्मृति ईरानी होते हुए प्रधानमंत्री तक जाता है, वो किसको गालियां देते हैं? वो राहुल गांधी को सबसे ज्यादा गालियां देते हैं। लेकिन राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी की इसीलिए तारीफ करता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि आप तो कांग्रेस की तरह बोलते हो। मैंने कहा मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं कमलनाथ के साथ खड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा इसलिए होता हूँ कि राहुल गांधी, मैं कमलनाथ के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं हूँ। मैं कई प्रोग्राम किए कमलनाथ के खिलाफ कि आप क्या तमाशा कर रहे हो ये, लेकिन मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूँ क्योंकि वो आदमी मुझे ईमानदार लगता है। वो ठीक है, वो अकेला है। जिसे नेहरू को मैं देखता हूँ शिवाजी, तो मुझे लगता है नेहरू एक बेहद ईमानदार आदमी था, और वो फंस गए अपने लोगों के बीच में। मैं ये भी कहता हूं कि कांग्रेस में ढेर सारे लोग हैं जो संघी सोच वाले लोग हैं, लेकिन ये भी सच है
कि ढेर सारे हिंदुओं में जो बहुमत है, जो बहुसंख्यक है, वो मुसलमानों के साथ झगड़ा नहीं चाहते। मुझे ये पता है, मेरे ढेर सारे मुस्लिम दोस्त भी हैं, वो मुसलमानों में भी वो वर्ग है जो नहीं चाहता है दंगा फसाद। लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल कारण है और उसकी वजह से जो अशिक्षा जो है जो खेल करती है, उसका नतीजा होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, इससे जो भाजपा के भीतर भी जो मुसलमान बैठे हुए, उनके प्रति मुस्लिम समाज में क्या आक्रोश है, या उनके प्रति है कि जैसा वो समझाने जाते हैं कि भाई हम क्या करें, हम तो रोक रखे हैं? मुझे नहीं लगता वो मुस्लिम कुछ नेता जो भाजपा के साथ हैं वो रोक रखा है उन्होंने। वो रोकने का काम नहीं कर सकता, उनकी इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो रोक सके अगर वो तूफान आ जाएगा तो। आपको क्या लगता है? देखिए, आपने बहुत मौजूद सवाल पूछा है। 2 तरह के मुसलमान हैं जो भाजपा में हैं। एक वो जो ओरिजिनली भाजपा जैसी किसी पार्टी के साथ नहीं थे, लेकिन अपने यहाँ एक जिस तरह का वो रिफ़ॉर्म चाहते थे, ये सब करना चाहते थे, कर नहीं पाए, हाशियाग्रस्त हो गए, लेकिन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होती हैं कि पॉलिटिक्स करने हम आए हैं, हमें भी जगह मिले, और इस चक्कर में फिर वो उधर चले गए। दूसरे किस्म के होते हैं बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जानते हैं कि उनकी उपयोगिता एक मतलब परस्त एक खुद परस्त एक जिसको हम कहते हैं कि धूल झोंकने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जैसे मुख्तार अब्बास नकवी हुए या शहजाद पूनावाला हुए, इस तरह के लोग, और ख़ासकर शहजाद पूनावाला जो मुँह भर-भर के गालियाँ देते थे नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को, और सिर्फ़ एक पर्सनल या जैसे माधवराव सिंधिया का है कि पर्सनल ग्रज के लिए उन्होंने आइडियोलॉजिकल अपने अंदर बदलाव इस हद तक लाया कि अब कल वाली घटना पे भी वो ज़रूर कुछ ऐसा ही बोल रहे होंगे कि जैसे बड़ा अच्छा हो गया ये, या वॉट अबाउटरी कर रहे होंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये लोग अपने समाज में उस तरह से घुले-मिले नहीं हैं, एलीट वर्ग के लोग हैं, और इनको 4-5 लोगों के बीच में रह करके अपनी वाहवाही या हाँ, हाँ, तुमने सही कहा, बहुत अच्छा बोले, और कुछ बीजेपी की तरफ से आ जाती होगी शाबाशी। तो और क्योंकि ये बुनियादी तौर पे मीडिया क्रिएशन भी होते हैं। जो गोदी मीडिया था उनको ऐसे मुसलमानों की दरकार थी। ये शुरुआत ऐसे हुई थी कि लगा था कि रिफ़ॉर्म मूवमेंट है। हम सब लोग भी, हम भी अपने समाज को लेके क्रिटिकल हैं कि जो भी उसमें पुरातनपंथी या पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियाँ हैं, जो महिला विरोधी हैं, या जो जाति का सवाल है, पसमानदा का सवाल है, उन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन उस बात करने में हम किसी भी तरह की बिगॉटरी या किसी भी तरह की फ़ाशिज़्म को तो सपोर्ट नहीं करने लगेंगे ना। अगर वो चीज़ वहाँ बुरी थी, तो वही चीज़ यहाँ भी बुरी है। सांप्रदायिकता ना वहाँ अच्छी थी, ना यहाँ अच्छी है। पितृसत्ता ना वहाँ अच्छी थी, ना यहाँ अच्छी है। कांग्रेस की पितृसत्ता भी गलत थी और भाई भाजपा की पितृसत्ता भी गलत है। तो ये जो नीर-छीर वाला विवेक है, इसको उन्होंने बंद क बक्से में डाला और उन्होंने तय किया कि पावर के साथ रहेंगे। सवाल पावर का है, और उसमें कुछ मौलाना भी हैं दाढ़ी वाले, कुछ नॉन मौलाना मुस्लिम नेम भी हैं, और उसमें हम लोग हमेशा ये बात कहते रहे मुख्तार अब्बास नकवी के लिए कि वो डर्टी जॉब के लिए रखे गए। जब बीजेपी मुसलमानों के विरुद्ध कोई बहुत घटिया घटना करती है, हरकत करती है, बयान देती है, या उसका कोई फ्रिंज कुछ करता है, तभी वो आकर के साफ सफाई करने लगते हैं। वो सफाई कर्मी हैं, जेनेटर हैं वो अपनी पार्टी के। ये वो शख्स है जिसको ये टीम में जिस आदमी को नाली से गेंद निकालने के लिए रखा जाता है ना, कि यही जाएगा गेंद यही निकालेगा, ये वो 12वां खिलाड़ी है अपनी टीम का। और ये उनको पता नहीं किस अब उम्र के उस पड़ाव पर है, उन्हें क्या चाहिए जो वो इस वॉटर बाउंड्री में, या कम से कम सही और गलत मोदी साहब से ये कह देते कि नहीं ये तो गलत है, और इसका उनका बयान आ जाता, तो ना मोदी साहब की इसमें कोई हैसियत कम हो जाती, ना और किसी, ना बीजेपी की ये होता कि नहीं पार्टी के अंदर वॉइसेस हैं जो सही और गलत में फर्क करती हैं। लेकिन वो सिर्फ गुलदस्ते हैं जो मुस्लिम नाम के सजाए गए हैं, और हमें उनसे कोई उम्मीद को होते हैं तो हम कहते हैं देखो आ गया, देखो आ गया। तो ये है। एक चीज और है, आप जो बात कह रहे हैं कि डरना, आपका वीडियो चला गया। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपका वीडियो जो है। शिवा जी, एक और सवाल आता है कि मुस्लिम समाज ने जो है वो समाजवादी पार्टी को या राष्ट्रीय जनता दल को या जो बहुजन समाज पार्टी है, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार की हम बात करते हैं, तो ये उनमें अपना भरोसा ढूंढा। कांग्रेस से उसका भरोसा उतर गया और उसने कहा कि नहीं, कांग्रेस भी गड़बड़ करती है, तो हम खास करके जो बाबरी मस्जिद का कांड हुआ
उस दौरान चीजें जो घटी उससे कांग्रेस से उसका भरोसा हटा और उसने समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो उस तरफ गए लोग। लेकिन ये लोग भी क्या आपको लग रहा है कि ये मुस्लिम समाज के वोट तो लेते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए जो लड़ना चाहिए और जो धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ना चाहिए, खास करके मुस्लिम समाज भी कहना मैं कहता हूँ सही नहीं है, जो शांति के लिए, सद्भाव के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, नागरिकता के लिए जिनको लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ रहे हैं। क्या मुस्लिम समाज में ये आया है मैसेज कि देखो कोई हमारे साथ नहीं आया, और अगर कोई आया तो राहुल गांधी आया, तो मुझे लगता है कि फिर राहुल गांधी क्या, ये राहुल गांधी के लेकर के एक छवि चेंज हुई है, कुछ बना है, कुछ बहुत हालिया जब मतलब बहुत जल्दबाजी में ये जवाब हालांकि आपको देना पड़ रहा है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति कुछ है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सेक्युलर पार्टियां हैं, खासकर बीएसपी और सपा, इन दोनों ने लगातार मुसलमानों को छला है। ये मुसलमान इनका जेबी वोट रहा, इनकी जेब में पड़ा हुआ था, वो इनके अलावा कुछ सोचता नहीं था। सिर्फ वो इतना देखता था कि अगर सपा के कैंडिडेट फला जगह से जीत रहा है बसपा से, तो वो सपा को दे देगा, अगर बसपा का जीत रहा है तो वो बसपा को दे देगा। ये वाली स्थिति थी कि भाई बीजेपी से जो भी हमें बचाए, बीजेपी के पास सीट नहीं जानी चाहिए, इतनी छोटी सी का सौदा होता था ये। मगर लगातार समाजवादी पार्टी और बसपा ने मुसलमानों के ऊपर इस समय पिछले 10-15 साल से जो घनघोर अत्याचार चल रहे हैं उसके ऊपर खामोशी रखी। देखिए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस को वोट दे ही नहीं रहा था, कांग्रेस से वो उम्मीद भी नहीं कर सकता था, तो इसलिए हम कांग्रेस को यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं। लेकिन जिनको वो वोट दे रहा था उन्होंने छला। पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जो जान माल और इज्जत की हानि हुई है वो पहले कभी नहीं हुई, वो पहले कभी नहीं हुई, और इसके बावजूद मुसलमान लगातार समाजवादी पार्टी और बसपा को वोट देता रहा। आज मुसलमान को परेशानी ये है कि वो कहाँ जाए, वो किसके साथ खड़ा हो। विनिंग कॉम्बिनेशन की तलाश में है वो। जब तक विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा तब तक वो या तो पुराने पैटर्न पर रहेगा। तो ये जितने भी दल आरएलडी से लेकर के ये जितने भी दल हैं, इनको वो मानता है कि अंदर खाने इनकी मिलीभगत रहती है, वो जानता है इस बात को। कल मेरी बात हो रही थी शाहिद सिद्दीकी साहब से, और मैंने कहा कि आपकी पार्टी भी किसी दिन उनके साथ बैठेगी जैसे जनता दल सेकुलर बैठ गया जा करके, तो आप क्या कहें? वो कहने लगे मैं जानता हूँ इस बात को, और ये खतरा हमेशा होता है। तो चाहे मुस्लिम वोटर हो और चाहे मुस्लिम चुटभैये नेता हो, उन सब की दिक्कत यही है कि जाए तो जाए कहाँ। और इसी वजह से आप ये देखिए कि ओवैसी साहब की सभाओं में इतनी भीड़ होती है। कोई तो है जो बोल रहा है, अखिलेश यादव चुप रहेंगे, मायावती चुप रहेंगी, और अपने ये आरएलडी के नेता जयंत सिंह चुप रहेंगे, तो जहां जो बोल रहा होगा उसी के पास चला जाएगा। कोई तो बोल रहा होगा उसके पास चला जाएगा। एक बात यह है कि इस समय इस देश में तुष्टीकरण का जो सवाल जो इतना बड़ा बनाया गया, वो किस वजह से? सिर्फ ये कि रमजान में एक वो रफात वाला रुमाल और एक टोपी जालीदार लगा करके खजूर खिलाते हुए जो फोटो आती थी वो हम भुगत रहे हैं। और कौन सा तुष्टीकरण हुआ है? एक खजूर खिलाने की जो रस्म होती है हम वो भुगत रहे हैं, उसको ये लोग तुष्टीकरण कहते हैं। खुद मुसलमानों ने हाथ जोड़े और सब्सिडी खत्म करवाई हज के नाम पर, जो एयर इंडिया को दी जाती थी, किसी मुसलमान को नहीं मिलती थी। उसने हाथ जोड़ लिए कि भाई ये सब्सिडी मत दीजिए, ये इस्लाम के भी खिलाफ है और हमें चाहिए भी नहीं, इससे हमारा कोई भला नहीं होता है। ये सरकारी अकाउंट की वो चोचलेबाजी या गंदफंद कह लीजिए कि इस अकाउंट का पैसा उस अकाउंट में जा रहा है और कह रहे हैं हज सब्सिडी, नाम उसका रखा है हज सब्सिडी। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस में और पुरानी कांग्रेस में यही फर्क है कि राहुल गांधी की कांग्रेस में मुसलमानों के लिए टोकनिज्म बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी की कांग्रेस में मुसलमानों के लिए फर्जी इफ्तार पार्टी नहीं है। राहुल गांधी की कांग्रेस में सबके लिए जो है वही मुसलमानों के लिए है, और मुसलमान अलग से कुछ मांग भी नहीं रहा है। मुसलमान, दलित, महिला और कमजोर यही मांग रहा है, हमारी जान माल की रक्षा होनी चाहिए, जान माल इज्जत हमारी बचे। चाहे वो हाथरस की महिला हो, लड़की हो, चाहे वो कठुआ की लड़की हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो मणिपुर की हो, इन सब का बुनियादी मुतालबा एक ही है कि हमारी जान माल इज्जत की हिफाजत हो। अगर हम इस राष्ट्र राज्य इतना बड़ा हाहाहुती जिसमें 1000 करोड़ से कम का कोई काम ही नहीं होता है सरकारी वैभव का, चाहे वो विस्टा बन रहा हो, न्यू एरिना बन रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री का हवाई जहाज आ रहा हो, चाहे G20 हो रहा हो, कुछ भी, और उसको कौन फाइनेंस करता है?
हम ही लोग फाइनेंस करते हैं, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से वो फाइनेंस होता है। वो किसी के बप्पा का पैसा नहीं है, किसी के ने एहसान करके नहीं दिया है, कहीं और से चंदा होके नहीं आया है। तो हम लोगों का जो पैसा है, जो हम कमा करके पसीना बहा करके जिसका टैक्स देते हैं, वो आप अपनी वैभव शान शौकत विलास में जो खर्च कर रहे हैं, उसमें से हमें कुछ मत दीजिए, जान माल और इज्जत की हिफाजत कर दीजिए हमारी। और यही बुनियादी मुतालबा मुसलमानों का भी है। अच्छी बात यह है कि नरसिम्हा राव की कांग्रेस या उससे पहले की जो कांग्रेस रही, उससे राहुल गांधी की कांग्रेस बहुत अलग होने वाली है। उनको ये बुनियादी बात समझ में आ गई है, ना वो किसी मौलाना के साथ दिखेंगे और ना वो आरएसएस से ब्लैकमेल होंगे। और ये बात बहुत जरूरी है। देखिए, राजीव गांधी बहुत भले आदमी थे, लेकिन दोनों ने उनको एक्सप्लॉइट किया। एक तरफ वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अली मियां ने उनको एक्सप्लॉइट करके मुसलमान महिलाओं का हक मारा, और दूसरी तरफ उसके बदले में वो बेचारे जा करके दूसरी तरफ हिंदू हिंदू पक्ष के आगे झुक गए। वो सीधा साधा आदमी था, वो वक्त से पहले उनको सियासत में आना पड़ गया। वो नहीं जानते थे कॉम्प्लेक्सिटी और लेयर्ड जो एजेंडा है वो क्या है। वो दोनों तरफ से उनको मार लगी और उनसे ये गलत काम करवाए गए, दोनों काम गलत करवाए गए। तो अब सवाल यही है कि राहुल गांधी को ये अंडरस्टैंडिंग है, आज की तारीख में कोई भी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रही, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो। और ये रुमाल और जालीदार टोपी ना भारत के मुसलमान की स्थिति है, ना भारत का मुसलमान इससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है। ये सारे ढकोसले बंद होने चाहिए। हमें वो एक खजूर खाने की रस्म अदायगी से बचना चाहिए, लेकिन हमें सबके लिए न्याय की बात करनी चाहिए, वही जरूरी है। आज का मुसलमान पढ़ा लिखा नौजवान युवा, वो यहाँ से कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया तक, दुबई तक, सब जगह घूम रहा है, जा रहा है, आ रहा है। उसका वही चाहिए जो उसके पड़ोसी हिंदू को चाहिए, बस। बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं, आपने वो बात याद दिलाई तो और एक मुझे चेहरा याद आ गया जो अभी केरल के राज्यपाल है, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान किसी जमाने में खुद को बड़ा प्रोग्रेसिव बतलाते रहते थे, और वो कहते थे कि हमने राहुल गांधी को रोका कि आप ये मत करो। साहवानो केस में हमने रोका था, लेकिन वो रुके नहीं। राजीव गांधी, राजीव सॉरी, हाँ, राजीव गांधी, राहुल गांधी आया था, राजीव गांधी, बिल्कुल। राजीव गांधी को रोका, लेकिन राजीव गांधी रुके नहीं। लेकिन आज खुद वो बीजेपी के सामने झुके हुए हैं, वो खुद राज्यपाल बनने के लिए चले गए वहां पे। उस पर क्या समाज सोचता है? आपको पता है, जितना भी प्रगतिशील और इंसाफ पसंद मुस्लिम समाज है, जो ये चाहता था कि मुसलमान महिलाएं जो गलत परंपराओं का शिकार हैं, जो इस्लाम के भी विरुद्ध है और संविधान के भी विरुद्ध है, उन परंपराओं से जान छूटनी चाहिए। और उसमें जो उनकी जो योगदान है और जो उनकी मुहिम है, उसके लिए सबने उनको सलाम भी किया और आज भी। इसीलिए आपने देखा होगा, जो बहुत ज्यादा इस समय मुखर आवाजें हैं, जो इस नफरत के माहौल के खिलाफ बोल रही हैं, वो भी उनके प्रति इतना ध्यान रखती हैं कि चलो इनको छोड़ दो, इनके बारे में नहीं कहती। लेकिन मैं उनसे भी यही सवाल है मेरा, कि जब आपको यहाँ की मुसलमानों की सांप्रदायिकता नापसंद थी, तो आपको दूसरी तरफ की सांप्रदायिकता से एतराज क्यों नहीं है? आपको वो जो नीर छीर करने का आपके अंदर टैलेंट था और जो आपके अंदर प्रतिभा थी, कि आप पुरातन पंथी मौलानाओं के आगे नहीं झुके और आपने अपने करियर को दांव पे लगा दिया, और इतने देर आप सत्ता से बाहर रहे, वो नीर छीर का जो विवेक है वो अब कहाँ चला गया? अब आप तभी बोलते हैं जब आप बुर्खापोश महिलाओं का बुरखे नोचने का या हिजाबी लड़कियों के बुरखे नोचने का सवाल आता है, तो आप विक्टिम के साथ नहीं खड़े दिखते। तो ये पता नहीं, बड़ा अफसोसनाक है कि हमारा इतना काबिल, पढ़ा लिखा, संजीदा इंसान, जो बहुत कुछ समाज को बेहतर बनाने में दे सकता था, एक तो ये कि हमारे मौलानाओं ने उनको इतना ज्यादा उन पर अटैक किया कि ढकेल करके हमें उनको वहां पहुंचा दिया कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें कांग्रेस में नहीं रहने देंगे, तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, तुम्हें कहीं नहीं रहने देंगे। तो तुम्हारे पास तुम्हें ऑप्शन लेस कर दिया। लेकिन अगर ऑप्शन लेस हो भी गया था, तो इतना बड़ा जो देश का सवाल है इस समय, उसमें विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए। जहां जो गलत है उसके बारे में बोलना चाहिए। वो मंदिरों में जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इस देश की परंपराएं हैं। हमारे सारे आज के हीरोज जो हैं, वो मंदिर में भी जाएंगे और मुसलमानों के साथ भी खड़े रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन जो नाइंसाफियां हैं, जो जान माल और इज्जत पर हमला है, आप उस पर खामोश रहते हैं। ये इतना कुछ कमाया हुआ, इतने मूर्धन्य, इतने विवेकशील और ऐसे इंसान की तरफ से चुप्पी। लेकिन अब वो तो राज्यपाल हैं, वो तो कह देंगे कि मेरी कुर्सी मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है कि मैं पॉलिटिक्स में, रोजमर्रा की पॉलिटिक्स में कोई बयान दूं। तो लेट अस वेट, इंतजार करते हैं, जिस दिन वो राज्यपाल नहीं रहेंगे, हो सकता है उस दिन वो बोले। नहीं, लेकिन एक देखिए, राज्यपाल में भी सत्यपाल मलिक एक चेहरा है।
वो भी राज्यपाल थे, कई जगह राज्यपाल रहे, लेकिन सत्यपाल मलिक ने वो तमाम चीजें, एक मोर्चा लिया हुआ अकेले दम पे आदमी, बेशक किराए बेशक। के घर में आदमी रह रहा है और अकेले मोर्चा लिया हुआ है और सारी चीजें रख दी खोल करके, कुछ बिल्कुल छुपाया नहीं, सब बतला दिया, जितने तरीके के आपको दमन चक्र चलाने हैं सब चला लो, डरा नहीं आदमी सत्यपाल मलिक आज भी। और बहुत सही लगातार मिसाल दी आपने। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। लेकिन देख, एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब आम मुस्लिम समाज जो है, जो बहुत समझिए आप जैसा जहीन नहीं है, हमारे जैसा जहीन नहीं जो समाज है, वो भावनाओं में जो बह जाता है और उसको लगता है कि ये नेता सही बात कर रहा है, सामने वाली बात कर रहा है, तो अगर ओवैसी को अगर रास्ता चुन लेता है, ओवैसी की तरफ अगर चला जाता है मुस्लिम समाज, तो वो भी एक रिएक्शनरी हो जाता है। क्योंकि ओवैसी का बिहार में भी खास करके हमने देखा कि बिहार में, हालांकि फिर बाद में बड़ा दबाव आया तो उन्होंने जो है छोड़ा उन्होंने, नहीं तो ओवैसी ने भी लगातार इस तरह के प्रयास किए कि राजनीतिक प्रयास किए। अभी कल कल के मसले पे बयान क्या दिया उन्होंने कहा कि जो है दानिश अली के साथ जो हुआ वो होना ही था और जो है कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। नेता की भूमिका आम आदमी की तरह तो नहीं होनी चाहिए, नेता की भूमिका होनी चाहिए कि आप उसको कैसे उसके सपोर्ट में खड़े होते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। खैर वो उनका, ओवैसी साहब अपना राजनीति करे या मोदी जी अपना राजनीति करें, हमें किसी राजनीति करने वाले से कोई ये नहीं है, आप अपना करो। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोगों को लगातार ये जागरूक बने रहने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, चुप नहीं रहने की जरूरत है, और जहां तक हो सके हम समाज में ये बातें चढ़ा सके, फैला सके कि फाइनली हम जो है मनुष्य हैं। और भारत, एक मैं बताऊं आपको, एक आए थे पिछले दिनों इश्तियाक अहमद करके, एक जो है राइटर भी हैं और सिनेमा के बड़े प्रेमी हैं, इश्तियाक अहमद। वो रहते हैं फॉरेन में, यूरोप में कहीं रहते हैं, अभी मैंने शहर जगह का नाम भूल गया, वो पाकिस्तानी मूल के। तो आए थे, तो यहाँ राइटर एसोसिएशन आए थे और हम लोग एक दो प्रोग्राम में, सत्य हिंदी का कार्यक्रम जो संडे को होता है अमिताभ श्रीवास्तव को, उसमें हम लोग मिले भी थे एक दो बार। तो उनसे हम लोग राइटर एसोसिएशन में, जो बॉम्बे राइटर एसोसिएशन है, जो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, उसमें मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने किताब लिखी है कि भारत के बंटवारे के लिए असल जिम्मेदार जो है वो जिन्ना थे, और कहा कि जब उन्होंने किताब पे बात करने के लिए पाकिस्तान से निमंत्रण आया तो थोड़ी उनके अंदर घबराहट हुई कि पता नहीं कौन होंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे। और उन्होंने कहा कि वो जो 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 बात कर रहे थे वो पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वकील वगैरह थे, तो बैठे तो एक भय था, लेकिन दो तीन सवालों के बाद जो समा बंधा, और अब यकीन नहीं कीजिए कि वो तमाम लोग कहने लगे कि आपकी किताब बहुत सच्ची किताब है, वाकई हमें देश इस तरह का नहीं चाहिए था। और पाकिस्तान से लगातार ये स्वर आता रहा। और मैं बतलाऊं, कल के एक कार्यक्रम में मैंने देखा कि हमारे जो है एक दर्शक ने कहा, दुबई से रह रहा दर्शक, मुस्लिम ही था, उसने कहा कि धनंजय भाई, यहाँ पाकिस्तान के लोग और मुसलमान पूछ रहे हैं जो पाकिस्तानी हैं, ये तुम्हारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो हमारे कई दोस्त जो है जो दुबई से लौट के आए हैं हिंदुस्तान में रहने वाले, एक हमारे दोस्त, तो उन्होंने पाकिस्तानी महिला से शादी की थी, लेकिन बाद में यहाँ नहीं हो पाया, उन्होंने फिर जो है अलगाव कर दिया स्वेच्छा से, क्योंकि यहाँ रहना मुश्किल था उनका, जो पाकिस्तानी महिला थी, और इनको हिंदुस्तान में रहना था इसलिए। तो ये संकट तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभ्य समाज के लोग ही इस पे सवाल लगातार खड़े करके, ये धर्म पे हम बात न करें, ये वाला मोर्चा छोड़ करके हमको बात करनी पड़ेगी। मुझे लगता है हर जगह, चाहे वो धर्म का मसला हो, समाज का मसला हो, जहां भी बुरा लगे, कुरीति वाला लगे कि मनुष्य के खिलाफ है, वहां हमको लगता है बोलने की जरूरत है। क्या मुस्लिम समाज में ये चेतना जाएगी, जिससे हिंदू समाज में मैं महसूस कर रहा हूं कि जिसे लोगों को, ये नूह की घटना ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। और नूह में जिस तरह से किसानों ने लड़ाई लड़ी है, हिंदू मुसलमान मिले, और अब किसान आंदोलन को भी याद कीजिए, जो राकेश टिकैत के पिताजी के साथी किसान थे जो मुस्लिम थे, वो लोग आए और उन लोगों ने कहा कि हमसे गलती हुई, हम लोग लड़ गए, हम लोग मिलना चाहिए। तो क्या ये जो घटना हुई है, इससे एक जो है जोर की चोट लगी है पूरे हमारे सभ्य समाज को, और वो चेता है, वो जागा है। लगता है कि वो 2024 में बतलाएगा कि भाई वो ये समाज, हिंदुस्तान वो नहीं है जो आप बनाना चाहते हो, हम बनने नहीं देंगे। ऐसा आपको यकीन है, ऐसा लगता है? कल मैं एक कार्यक्रम में थी जिसमें विज्ञान प्रकाश साहब, जो एडिटर भी रहे हैं एनडीटीवी में और एंकर भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, इससे ज्यादा घिनौनी बातें
ग्रामीण क्षेत्रों में जो सभाएं होती हैं, चुनावी सभाएं होती हैं, जो मुख्य वक्ता, जो मुख्य नेता होता है, उससे पहले 40 उसके चपेटे जो बात कर रहे होते हैं, जब वो बात करते हैं तो वो इतना भयानक होता है कि आप ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये इस देश में चल ही रहा है। अब ऐसा जब इतना विषाक्त समाज है, हम तो शहर में बस गए लोग हैं ना, हमें नहीं पता। हम ग्रामीण अंचलों में जो चुनावी सभाएं हैं, जहां उभर के आता है उनका असली तत्व, असली एलिमेंट, हमारे समाज का असलियत, वो हमें उतना शायद नहीं पता या वो रिकॉर्ड नहीं होती। मेरा ये कहना, आपने जो शुरुआत में ये बात कही कि अपने अपने समाज के अंदर उसको दुरुस्त करना। देखिए, आप तो मुझे बिल्कुल कम जानते हैं। मैं तो राइटिंग के क्षेत्र में, पत्रकारिता में आई ही थी सिर्फ मुस्लिम समाज के अंदर की कुरीतियों पे बात करने। मेरा हंस में 3 साल कॉलम चला, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिलाओं और पसमानदा के साथ जो गलत है, क्यों है, कैसे है, उस पर ही बात की। मुझे मुझे ये कभी लगता ही नहीं था कि मुझे हिंदू समाज के ऊपर भी कमेंट्री करनी पड़ेगी। मुझे ये तो मैंने नया नया सीखना पड़ा है मुझे। तो एक चीज ये है कि अंडे के अंदर से जिंदगी तब निकलती है जब वो अंदर से फूटती है। जब बाहर से उसको तोड़ा जाता है तो सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो जो सेल्फ क्रिटिक है, आत्मावलोकन है, अपने गिरेबान में झांकना है, वो बहुत जरूरी है हर समाज के लिए। हम आपके समाज पे उंगली उठाएं तो इससे आपका समाज का ज्यादा बड़ा जो तबका है वो जो है एकदम डिफेंसिव पे आ जाएगा। नहीं नहीं, उसको कारण बताने लगेगा, जस्टिफाई करने। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि नहीं, आपके अंदर जो चीजें हैं वो ठीक है, हमें भी अपने को सुधारना है, हमारे अंदर की कमियां, तो हम तो यही करने ही आए थे। जो प्रगतिशील लोग होते हैं दोनों तरफ के या हर तरफ के, वो यही कर रहे होते हैं। जो हिंदू नास्तिक हो गए, प्रगतिशील हो गए, वो क्या कर रहे थे? वो अपने यहाँ की रूढ़ियों पर बात कर रहे थे। जो मुसलमान इस तबके में चले गए, वो सारे लोग क्या कर रहे थे? पूरा जो साम्यवादी और प्रगतिशील आंदोलन था, वो अपने अपने समाजों में इन चीजों को चिन्हित कर ही रहा था। अब सवाल यही है कि ये इस समय जो फाशिज्म है, हम उसका सामना कर रहे हैं। इसलिए जो मार रहा है हम उसी को तो हत्यारा कहेंगे, जो मर रहा है इस समय उसकी गलती निकाल के क्या फायदा है ना? अगर पहलू खान की लिंचिंग हुई तो अब हम ये कहेंगे यार उसको दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए थी, वो कुर्ते पजामे में क्यों था, वो जीन्स में क्यों नहीं था? अरे भाई, जीन्स वाले भी तो जीशान मंसूर मारे गए। तो मेरा ये कहना है कि इस समय कहने वाले आप कौन होते हो, कैसे रहे? एग्जैक्टली हम ये कैसे कहें कि आप हमारे जैसे दिखो, हमारी शर्तों पे आओ, तब हम आपके इंसाफ की बात करेंगे? ये तो बहुत ही गलत बात है। तो मेरा ये कहना, अभी हम फाशिज्म के जिस दौर में आ गए हैं, तो उस वजह से हमें ये बात करनी पड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज, इस समय मुस्लिम समाज ने स्वेच्छा से परिवार नियोजन अपनाया है, शिक्षा की तरफ रुझान है, महिला कामगारों की संख्या बढ़ी है, महिलाएं प्रोफेशंस में आई हैं, पायलट से लेकर के हर तरह का काम मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं। तो और हमारे नौजवान कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम गेटो से निकल करके जो सिविल सोसाइटी की मिक्स्ड आबादी वाली बस्तियां हैं, जहाँ सिख ईसाई सब साथ रहते हैं, हम वहां जाके रहें। भले हमें वहां पर मकान नहीं मिलते हैं रहने के लिए, शबाना आजमी को नहीं मिला, हाशमी को, वो जो एक्टर है हाशमी, नहीं वो, अरे सफदर आजमी की पत्नी की बात कर? नहीं, वो जो एक्टर है हाशमी, उसको नहीं मिला। वो अलग चीजें है। वो अलग चीजें है। मेरा ये कहना है कि जो लोग बाहर निकल करके सबके बीच में रहना चाहते हैं, मुस्लिम गेटो से बाहर आना चाहते हैं, उनके मौके नहीं है। आपको पता है सिंगापुर में ये कानून है कि अगर एक पूरा सोसाइटी है तो उसमें सिर्फ एक ही पहचान के लोग नहीं रह सकते, उसमें परसेंटेज बटा हुआ है कि आपको लाजमी है कि आप सबके बीच में रहें, जिससे कि आप सबकी इज्जत भी करना सीखें और आपको पता हो कि दुनिया में डाइवर्सिटी है, सब आपकी फोटोकॉपी नहीं है इस दुनिया में। तो ये सारी चीजें हैं। अभी तो हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज के सोसाइटी अलग बन रही है, वो छापते हैं और वो लूट के भी ले गए। एक साउथ इंडिया में बैंगलोर में एक ब्राह्मण समाज की बन रही थी, एक मुस्लिम समाज की बन रही थी, वो भी लूट ले गए। तो ये जो हम लोग अपने आप को बाड़ा बंद कर रहे हैं, बाड़ों में बंद हो रहे हैं, उसका खामियाजा भी भुगतते हैं। और मल्टीकल्चरल सोसाइटी, एक शानदार सेहतमंद मल्टीकल्चरल सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है जब हम इस तरह से बाड़ों में बंद होते हैं। तो बहुत कुछ करना है और सबसे ज्यादा आत्मावलोकन करना, हमारे अंदर जो कमी है उसको सुधारें, जो दूसरों में कमी वो अपने को सुधारें। जी नहीं, एक लास्ट बात करनी है हमसे हमें आपसे, और वो सवाल भी समझ लीजिए और नहीं भी समझिए सवाल, उसको हम बात कर रहे हैं। अभी ज्ञान प्रकाश ने जो कहा है, देखिए गांव में मैं जिस जगह से आता हूँ, वहां मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी। मंच पे इस तरह से आज भी
मैं हर साल गाँव, ऐसा नहीं कि मैं गाँव में हर 3-4 महीने में गाँव जाता हूँ। मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ, बिहार का, और मैं पटना से होके गुजरता हूँ, और मैं ऐसा आदमी हूँ जो घूमता रहता हूँ, समाज के लोगों से बात करता रहता हूँ, मैं हर तरफ जाता हूँ, मैं किसी से डरता फरता नहीं, मैं कहीं चला जाता हूँ। और बिहार में तमाम तरीके की चीजें होंगी, लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ लड़कियों के डेवलपमेंट के लिए जितना काम हुआ है, महिला आरक्षण बिल तो समझ लीजिए केवल दिखावा है, नारा है, लेकिन 50% आरक्षण 2006 से महिलाओं का वहाँ है, और महिलाएं खुल धनंजय के जी, बाहर आई। समस्या ये वाली समस्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा, बिहार में पहले ही से नहीं थी इतनी। ये जो बिल्कुल। हम लोग जिस बिगोटरी की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की, ये उत्तर प्रदेश का की बीमारी है सबसे ज्यादा। बिल्कुल। और तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, नीचे गड़बड़ है तो भी सबसे बड़ी गड़बड़ी तब हो जाती है जब सरकार, जब सत्ता में बैठे लोग, जब प्रशासन में बैठे लोग उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, उसको डिफेंड करने लगते हैं, तो सबसे खतरनाक हो जाता है। खतरनाक ये नहीं है कि आम आदमी किस तरह से, टोपी शुक्ला, अगर उपन्यास आपने बिल्कुल पढ़ा ही होगा, टोपी शुक्ला जब पढ़ते हैं तो आपको क्या मजा आता है, वो उसमें बुरा नहीं लगता आपको, क्योंकि हमारा समाज उस तरीके से है। हमारे गांव भी, मैं हमारे गांव में मुस्लिम अभी नहीं है, लेकिन हमारे गांव में भी जो आपस में, ये पाड़े, ये फलाना बात करते हैं वो लोग, और वो बड़े मजाकिया होता है, कोई किसी को बुरा नहीं लगता है। वो जातिगत बोल भी देते हैं तो बुरा नहीं लगता है, ए बढ़ी वाह ऐसा बोल देते हैं, बढ़ी है तो ए बढ़ी वाह ऐसा बोल देंगे, लेकिन वो बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब जो है इस तरह की चीजों को सरकार, प्रशासन में बैठे लोग, दरोगा जी करने लगते हैं, मैं बताऊं, दरोगा इतनी गंदी गंदी गालियां देता है, जो गरीब किसान आते हैं या गरीब मजदूर को पकड़ के लाते हैं, वो उसी समाज का है, कोई हिंदू मुसलमान वहां नहीं है। इतनी गंदी गाली, एक बार मैं बैठा हुआ था थाने में, एक आदमी, गरीब आदमी आया, उसको कुछ 2-4 गाली दी दरोगा ने। हमने कहा ये गलत बात है भाई, आप दरोगा हो मतलब क्या हो। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में बहुत भारी मात्रा में यादव समाज के लोग पुलिस में हैं, और उन पर, क्योंकि समाज में इतने ज्यादा वैमनस्य है, हिंदू मुसलमान है, कि यादव समाज के लोग अपने आप को हिंदू साबित करने के लोड में इतना ज्यादा है कि वो मुसलमानों से दो गुनी बदतमीजी करते हैं, दो गुना अत्याचार करते हैं। और इसको आकर के सभा में, पंचायत में, या चाय की दुकान पे आके बताते भी हैं कि मुसलमान था, वही शब्द इस्तेमाल करके उसको, साले को मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। उनके ऊपर इतना लोड है कि मुल्ला मुलायम या उनको मुस्लिम हाँ, परस्त का जो लेबल लगा हुआ है, इस चक्कर में वो मुसलमानों के साथ उनको डबल बदतमीजी करनी पड़ती है। बाकी के साथ वो कम करेंगे, और अगर पंडित जी है तो पंडित जी के वो ज्यादा पैर छुएंगे। क्यों? क्योंकि उनको उनको लोड दिया है उनके ऊपर कि अपने को हिंदू साबित करो। तो ये वाले जो तथाकथित निचली जातियां हैं, खासकर ओबीसी, इनके इनको कट्टर हिंदू दिखने का बहुत लोड है। आपने देखा होगा लिंचिंग में, लूट में, आगजनी में, कांवड़ में, ये जितना भी उग्र व्यवहार है, ये सारा ओबीसी जाटव समाज के लोगों का क्यों है? इसीलिए है कि ये ब्राह्मण को थोड़ी कोई फिक्र है अपने को हिंदू साबित करने की। वो तो सामने बैठ करके मांस खाता है और कहता है कि ये पुराणों में लिखा है और शास्त्रों में लिखा है। तो लोड तो सारा का सारा ओबीसी और एससी एसटी के ऊपर बिल्कुल। डाला गया है कि तुम अपने को कट्टर हिंदू बनाओ। और कट्टर हिंदू का जो पहलवान है वो इन्हीं लोगों के को शामिल करके बनाया, लेकिन जब देने की बात आती है तो गायब हो जाता है, जैसे अभी महिला आरक्षण बिल में हुआ। तो बिल्कुल। ये समझ आ जाए अगर इंसान को, तो फिर बात ही क्या है। बिल्कुल। बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही, और बातचीत चलती, लेकिन हमारे लिमिटेशन है, हालांकि बहुत समय पार कर गए हैं। तो आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवा जी, और हम फिर आपसे वादा लेंगे कि हम दूसरे कार्यक्रम में भी आपको बुलाएं और समय निकाल करके जरूर आए, क्योंकि हम अच्छी बातें करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। दर्शकों, तो ये शिवा जी हमारे साथ बात कर रही थी। ये बातचीत आपको कैसी लगी आप जरूर बतलाएं। और हम सब एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिस समाज में हमारी पहचान मनुष्य की हो, हिंदू मुसलमान या किसी और की नहीं हो, ऊंच नीच की नहीं हो। हमारी पहचान सिर्फ एक मनुष्य की हो, और मुस्कुराहट की पहचान, हम एक दूसरे को मुस्कुराहट से पहचान लें, उनके दुख से पहचान लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे 3 बजे के कार्यक्रम में और शाम 7 बजे के कार्यक्रम में। धन्यवाद।